हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी पदार्थ, धातु एवं अधातु, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज फॉर क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी। लास्ट वीडियो में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुणधर्म उनके बारे में पढ़ चुके हैं, और अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर विजिट करके आप वीडियो को देख सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धातु एवं अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है। यानी जो भौतिक गुणधर्म होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो होती हैं कि कोई भी जो मेटल या नॉन मेटल है वो दिखने में कैसी है, वो उसको तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, या उसको जो है पतली चादर में बदला जाता है या नहीं बदला जा सकता है। यानी जो उसकी दिखावट है, उसका रंग रूप है, जो इस तरह के गुणधर्म बताता है वो होता है भौतिक गुणधर्म। और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं कि कोई भी मेटल या नॉन मेटल, धातु या अधातु, वो किसी जो है कोई भी दूसरा तत्व है उसके साथ कैसे रिएक्ट करता है, कैसे अभिक्रिया होती है, एसिड या बेस के साथ कैसे अभिक्रिया होती है, तो उसमें जो अभिक्रियाएं हैं वो हैं उसके रासायनिक गुणधर्म। तो इस पार्ट में हम इसके केमिकल प्रॉपर्टी जो हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की, वो इसमें हम कवर करेंगे। सो 4.2 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कैसे होती है। यू आर फेमिलियर विद द फिनोमिनन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। सभी बच्चे फेमिलियर हैं कि लोहे के ऊपर जंग कैसे लगता है। आपने देखा है कि अगर आप लोहे की कोई भी वस्तु है उसको अगर आप नमी में, वायु की उपस्थिति में छोड़ देते हो तो क्या होगा, कुछ समय बाद उसके ऊपर जंग लग जाएगा, रस्ट फॉर्मेशन हो जाएगी, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो। ये क्या है, ये रस्टिंग है, यानी जंग लगना। You had also performed in class 7th an activity of burning a magnesium ribbon in air. आप क्लास 7th में मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन का जो क्रियाकलाप है वो भी आप कर चुके हो। आपने देखा है कि किस प्रकार मैग्नीशियम रिबन जो है वो जलता है और उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक सफ़ेद रंग का पदार्थ भी बनता है और सफ़ेद धुआं निकलता है। एंड यू हैड लर्न दैट इन बोथ द प्रोसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है तो क्या बनेंगे, ऑक्साइड्स बनेंगे। जब जंग लगता है वो भी एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, स्लो प्रोसेस है, लेकिन जो मैग्नीशियम जो बर्न होता है वो एक स्लो प्रोसेस नहीं है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। सो हम अब देखते हैं कि जो रिएक्शंस हैं वो किस प्रकार से इसके अंदर होती हैं। आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। तो आप देख पा रहे हो कि आयरन जो है लोहा, उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और जो हमारा पर्यावरण एटमॉस्फेयर है उसमें जो नमी होती है उसमें क्या है, वाटर वेपर्स होते हैं, जल है, तो उनके साथ अभिक्रिया करके धीरे धीरे क्या फॉर्म करता है, ये आप यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हो। ये क्या बनेगा, Fe2O3H2O, जो कि जंग का फॉर्मूला होता है, Fe2O3H2O। नेक्स्ट, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा एंड इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या होगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, जो कि सफ़ेद रंग का एक जो है चूर्ण होता है, पदार्थ होता है। नाउ लेट्स डू एक्टिविटी 4.3, क्रियाकलाप 4.3 देखते हैं। लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर, यानी उसका कैसा नेचर है, उस जो जंग बना है उसकी प्रकृति की जांच हम इस एक्टिविटी में करेंगे। कलेक्ट स्पूनफुल ऑफ रस्ट एंड डिजोल्व इट इन अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। आपको क्या करना है, जो जंग है उसको आपको इकट्ठा कर लेना है और उसको जो है एक लिटिल अमाउंट जो है कुछ पानी में, थोड़े से जल में उसको डिजोल्व कर लेना है, घोल लेना है। यू विल फाइंड दैट रस्ट रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर। आप देखोगे
कि जो जंग है वो जल में निलंबन के रूप में नीचे बैठ जाता है। तो आपको क्या करना है, उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। शेक द सस्पेंशन वेल, टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। हमें ब्लू लिटमस, लाल और नीले लिटमस जो पेपर होता है उसको लेना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। आपको देखना है कि जो लिटमस पेपर है रेड और ब्लू पे जब हमने उसको अप्लाई किया तो क्या उसके अंदर रिजल्ट आया, तो वो हमने इसमें चेक करना है। जब आप इस एक्टिविटी को करोगे तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि जो लाल लिटमस पेपर है वो कैसा हो जाएगा, वो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। और लाल लिटमस पेपर जब ब्लू होता है तो इसका मतलब क्या है कि जो भी सॉल्यूशन, जो भी विलयन हमारे पास है उसकी प्रकृति कैसी है, वो बेसिक नेचर का है, यानी वो क्षारीय नेचर का है। इसको याद रखने के लिए आपके पास जो है एक ट्रिक होती है जिससे आप इसको इजीली लर्न कर सकते हो, अनिल, ठीक है। अनिल में आप देखोगे कि जो अम्ल है वो क्या करता है, वो नीले को लाल करता है, लेकिन अगर लाल को नीला करेंगे तो क्या होगा, वो बेस होगा, यानी वो क्षारीय होगा। तो यहाँ से पता चलता है कि जो आयरन है उसका जो ऑक्साइड बना, ठीक है, यानी लोहा जो है धातु, उससे जो ऑक्साइड बना उसकी प्रकृति कैसी है, उसकी प्रकृति क्षारीय है। इसीलिए जो लाल लिटमस पेपर है वो किस कलर में बदल गया, वो नीला हो गया, और नीला जो लिटमस पेपर है उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, डज कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड। क्या आपने देखा है कभी, क्या कॉपर पे जंग लगता है? I have seen a greenish deposit on the surface of copper vessels। तो आप भी इस बारे में सोच सकते हो कि क्या कॉपर पे जंग लगता है, कि I have seen a greenish deposit on the surface of copper vessels। जो कॉपर वेसल्स हैं, कॉपर के बर्तन हैं, उसकी सतह पर हरा पदार्थ जमा हुआ देखा है, ठीक है। जो आपने भी देखा होगा जब काफ़ी समय तक जो तांबे के बर्तन हैं वो रखे रहते हैं तो उस पर जो हरा हरा पदार्थ जो है वो जम जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, When a copper vessel is exposed to moist air for long, it acquire a dull green coating। जब जो तांबे के बर्तन हैं उनको हवा में एक्सपोज किया जाता है तो उनके ऊपर एक जो है एक हल्की परत जो है वो जम जाती है। It acquire a dull green coating। The green material is a mixture of copper hydroxide and copper carbonate। तो जो ग्रीन मटेरियल है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो चित्र में कि किस प्रकार हरी परत जो है वो तांबे के बर्तनों के ऊपर जम गई है, तो वो परत किसकी है, वो परत है कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CuOH होल ट्वाइस। आप फॉर्मूलेज को जो है बार बार इनको लिख के देखेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएंगे। एंड कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, CuCO3, कॉपर कार्बोनेट। और जो रिएक्शन होती है वो कुछ इस प्रकार है, तो देखिए कॉपर है, ठीक है, मॉइस्ट एयर के अंदर क्या क्या है, मॉइस्ट एयर में वाटर वेपर्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन है, और इससे क्या बना, इससे बना बेसिक कॉपर कार्बोनेट। इस कंप्लीट जो है इसको बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। सो यही जो हरी परत है उसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है। आयरन है उसके ऊपर जंग लग जाता है, तांबे के ऊपर हरी परत जम जाती है, और जो चांदी है सिल्वर उसके ऊपर वो ब्लैक हो जाती है, ठीक है। जो मेटल्स हैं उनके ऊपर इस तरह की परत जमना संक्षारण कहलाता है, यानी कोरोजन कहलाता है। अब जो कोरोजन है वो केवल ऐसा नहीं है कि केवल लोहे में ही होगा या तांबे में भी होगा, और भी धातुएं हैं जो संक्षारित हो जाती हैं, कोरोड हो जाती हैं। अगर हम जो है आयरन और कॉपर के बारे में पढ़ चुके हैं, अगर आप सिल्वर की बात करें, ठीक है, तो सिल्वर भी आपने देखा होगा, चांदी जो है वो कुछ टाइम के बाद ब्लैक हो जाती है। तो वो क्यों हो जाती है, सिल्वर जो एनवायरनमेंट के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है H2S, इसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, सिल्वर सल्फाइड फॉर्म हो जाता है Ag2S, ठीक है, फॉर्मूला होगा Ag2S, और ये क्या बना देता है, ये है सिल्वर सल्फाइड। और यही जो ब्लैक जो सब्सटेंस है, ब्लैक जो पदार्थ जमता है वो सिल्वर सल्फाइड होता है। अब जो जंग लगना है, देखिए जो लोहा है, आयरन है,
उसका जो कोरोजन होता है, संक्षारण है, और उसमें जो पदार्थ बनता है उसको हम जंग बोलते हैं। बाकी जो धातुएं हैं उनके केस में हम केवल उनको संक्षारित होना कह सकते हैं, लेकिन जंग लगना केवल लोहे के केस में ही होता है। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग स्पून मैग्नीशियम रिबन। जो है आप याद कर सकते हो कि किस प्रकार मैग्नीशियम रिबन का दहन जो है वो आपने उसके लिए क्रियाकलाप किया था। द ऐश ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग magnesium ribbon is dissolved in water and tested for its acidic and basic nature। तो जो मैग्नीशियम रिबन के दहन करने पर जो राख मिलती है उसको जल में घोलकर हम उसको देख सकते हैं कि वो किस जो है प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति का है या क्षारीय प्रकृति का है, वो एसिडिक है या बेसिक नेचर है। उसके लिए भी हम वैसे ही कर सकते हैं जैसा क्रियाकलाप हमने अभी आयरन की प्रकृति जानने के लिए किया, उसको भी पानी में हम डिज़ोल्व करके और उसको भी हम टेस्ट कर सकते हैं। तो आप इसमें देखोगे, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, सो ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। इसमें भी क्या होगा कि जो लाल लिटमस है, ठीक है, वो कैसा हो जाएगा, वो चेंज होके नीला हो जाता है। अब लाल जो है नीला हो गया, इसका क्या मतलब है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, MgO, ठीक है, MgO। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसका जो नेचर है वो भी क्या है, वो भी क्षारीय नेचर है। तो यहाँ से हमने देखा कि जो लोहा है उसके जो ऑक्साइड बने वो भी क्षारीय प्रकृति के हैं, और जो मैग्नीशियम है उसके भी जो ऑक्साइड्स हैं वो भी क्षारीय प्रकृति के हैं। तो यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, यानी जो मेटल्स के ऑक्साइड हैं, धातुओं के ऑक्साइड्स हैं, वो कैसा नेचर होगा उनका नेचर बेसिक होता है, क्षारीय होता है। लेट्स नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। तो यहाँ तक हमने किया कि जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ किस प्रकार से रिएक्ट करती हैं, किस प्रकार से अभिक्रिया करती हैं, और जो ऑक्साइड्स बनते हैं उनका नेचर बेसिक होता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। एक्टिविटी 4.4 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर इन अ डिफ्लैग्रेटिंग स्पून एंड हीट इट। तो आपने क्या करना है, हमने पाउडर सल्फर लेना है, चूर्ण जो है चूर्णित सल्फर होता है वो लेना है, और एक उदन चम्मच, डिफ्लैग्रेटिंग स्पून होती है उदन चम्मच जो हम अभी आपको दिखाते हैं, और उसे आपको गर्म करना है। इफ deflagrating spoon is not available, you may take a metallic cap of any bottle and wrap a metallic wire around it and give it the shape as shown in figure 4.4। तो अगर आपके पास डिफ्लैग्रेटिंग स्पून नहीं है तो आप किसी भी बोतल के जो धातु का ढक्कन है उसको ले सकते हो, और उसके चारों ओर एक धातु का तार लपेट कर हम जो है इस तरह की स्पून को बना सकते हैं। तो इसके लिए हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये एक्टिविटी हम करेंगे। आपको डायग्राम में दिखाया गया है, कुछ इस तरह से आप जो है डिफ्लैग्रेटिंग स्पून बना सकते हो, और जो ऑलरेडी लैब्स में होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। नाउ एज सुन एज द सल्फर स्टार्ट बर्निंग इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू द गैस जार। क्या होगा, जैसे ही जो सल्फर है वो जलना प्रारंभ करे तो उस जो चम्मच है उसको एकदम से गैस जार के अंदर आपने कुछ इस तरह से डाल देना है। कवर द टम्बलर विद अ लिड टू एंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप। तो आपको जो है इसको जो जार है उसको कवर कर देना है ताकि जो गैस बनी है वो बाहर ना निकले, और कुछ समय बाद जो है आपको चम्मच हटा देनी है। नाउ एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर एंड क्विकली रिप्लेस द लिड। एंड आपको जिसमें थोड़ा सा पानी डालना है, उसके बाद तुरंत जो है ढक्कन वापस ढक देना है। नाउ शेक द टम्बलर वेल, उसको हिलाना है। चेक द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। आप फिर से वही टेस्ट करना है कि जो वाटर है, जो सॉल्यूशन यहाँ पर बना है, आपको कुछ इस तरह से चेक करना है। ब्लू लिटमस और जो नीला लिटमस पत्र है, पेपर है, उसके ऊपर इसको आपने चेक करना है। आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे कि जो लाल लिटमस पेपर है वो कैसा हो गया है, वो नीला हो गया है। इसका क्या मतलब है कि जो इस विलयन की प्रकृति है वो कैसी है, वो प्रकृति अम्लीय है। अम्ल ही यानी एसिड ही जो लाल लिटमस पेपर है उसको
ब्लू में कन्वर्ट कर सकते हैं। केवल एसिड यानी अम्ल ही जो लाल लिटमस पत्र है उसका रंग बदलकर कैसा कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने जो ऑब्जर्व किया वो यही किया कि जो अधातु हैं यानी नॉन मेटल्स हैं, सल्फर क्या है, नॉन मेटल है, अधातु है, तो उनकी जो ऑक्साइड बनते हैं उनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि इसके अंदर ऐसा चेंज जो है वो क्यों आया। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। यानी यहाँ पर क्या रिएक्शन हुई है, यहाँ पर रिएक्शन हुई है कि जो सल्फर है वो क्या हुआ, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हुई है, बर्न हुई है। ठीक है, हमने सल्फर को बर्न किया और उससे क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड में हमने क्या डाला, पानी डाला, उससे जो है अम्ल बन गया, कौन सा, सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। तो आपको ये दोनों एसिड ध्यान रखने हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4 एंड सल्फ्यूरस अम्ल है H2SO3। द सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। सो सल्फ्यूरस एसिड ने क्या किया, जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको रेड जो है वो कर दिया। सो यहाँ से कंक्लूजन है, जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स यानी अधातुओं के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका जो नेचर है वो कैसा होगा, दैट विल बी द एसिडिक नेचर, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेसिस यू हैव रीड इन क्लास 7। तो हमने कुछ 7th क्लास में कुछ एसिड्स और बेसिस के नाम पढ़े थे जो अम्ल हैं या क्षार हैं। Note down their name in table 4.4. Identify the metal or non-metal present in them which form oxides with oxygen. तो हमें टेबल 4.4 जो है वो देख लेते हैं। कुछ जो अम्ल हैं उनके नाम या जो क्षार हैं उनके नाम और उसमें कौन सी धातु या अधातु जो है वो उसमें इन्वॉल्व है। फर्स्ट, नेम ऑफ द बेस यानी क्षार के नाम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में धातु क्या है, कैल्शियम। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम इसमें धातु है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, CaOH2। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH इसका फॉर्मूला होगा और पोटेशियम इसके अंदर धातु है, मेटल है। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में मेटल क्या है, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में मेटल क्या है, मैग्नीशियम। नेक्स्ट, नेम ऑफ द एसिड, अम्ल क्या है, इस एग्जाम्पल गिवन है सल्फ्यूरिक एसिड यानी इसमें अधातु क्या है, नॉन मेटल सल्फर। सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, नॉन मेटल सल्फर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नॉन मेटल क्या है, क्लोरीन। नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड इसमें नॉन मेटल क्या है, इसके अंदर फॉर्मूला क्या होता है, HNO3, फॉर्मूला इज HNO3। तो ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, नाइट्रोजन वो भी क्या है, इसमें नॉन मेटल है। नेक्स्ट इज फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। सो नॉन मेटल क्या होंगी इसमें, फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन इसमें नॉन मेटल है। नेक्स्ट, रिएक्शन विद वाटर यानी जल के साथ अभिक्रिया। सो लेट्स सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। हम देखेंगे कि धातु व धातु किस प्रकार जल से अभिक्रिया करते हैं। सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव, सोडियम जो मेटल है धातु वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है। इट रिएक्ट विग्रसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर, यह बहुत ही तीव्र अभिक्रिया करती है किसके साथ, ऑक्सीजन और जल के साथ। A lot of heat is generated in this reaction, और जब ये रिएक्शन होती है तब बहुत अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इट इज़ therefore stored in kerosene, और यही रीज़न है कि जो सोडियम धातु है उसको मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है। तेल की परत होने से क्या होगा, तेल की परत होने से ऑक्सीजन जो है वो धातु के कांटेक्ट में नहीं आएगी जिससे रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट, एक्टिविटी 4.5 to be demonstrated by the teacher. During demonstration special care should be taken that the size of the sodium metal piece is roughly the size of wheat grain, यानी
हम जो है इस क्रियाकलाप को जब करेंगे तो जो धातु का आकार लेना है, धातु के टुकड़ा जो हमें लेना है वो व्हीट ग्रेन यानी गेहूं के दाने के बराबर लेना है। अब आप सोच सकते हो कि ये जो मेटल है, ये जो धातु है, ये कितनी डेंजरस हो सकती है। इट शुड बी हेल्ड विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, और हमें इसको चिमटे द्वारा ही पकड़ना होगा। इसको हम डायरेक्ट जिस प्रकार हम लोहे को, तांबे को या सिल्वर को पकड़ लेते हैं, ऐसे इसको हम टच नहीं कर सकते। टेक अ 250 ml बीकर, ग्लास टम्बलर, हमें 250 ml बीकर जो है वो लेना है एंड फिल इट विद हाफ ऑफ इट विद वाटर, इसको हाफ जो है वाटर से फिल करना है। नाउ केयरफुली कट ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल, अब हमें एक छोटा सा पीस जो है सोडियम मेटल का लेना है। ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर एंड रैप इट इन स्मॉल पीस ऑफ कॉटन, अब हमें इसको फिल्टर पेपर की हेल्प से इसको ड्राई करना है और उसको कॉटन जो है उसके अंदर उसको रैप कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन कॉटन इनटू द बीकर, उसके बाद जो कॉटन के जो हमने लिया है सोडियम मेटल, उसको उस पानी के अंदर डाल देना है। ऑब्जर्व केयरफुली, और उसको ऑब्जर्व करना है। ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन कीप अवे फ्रॉम द बीकर, और आपको बीकर से दूर रहना है। व्हेन रिएक्शन स्टॉप टच द बीकर, जब आप देखोगे कि इसके अंदर रिएक्शन स्टॉप हो गई है तब आपको उसको टच करना है। व्हाट डू यू फील, आप क्या फील करोगे। हैज़ द बीकर बिकम हॉट, जो बीकर है वो गर्म हो जाएगा। टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, फिर से उसको रेड और ब्लू लिटमस पेपर से उसको हमें चेक करना है कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। और ऑब्जर्वेशन के बाद आप पाओगे कि जो प्रकृति है इसकी प्रकृति वो कैसी होगी, उनकी प्रकृति क्षारीय है। यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट विग्रसली विद वाटर, सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है। सम अदर मेटल्स डोंट डू सो, दूसरी जो धातु हैं वो ऐसा नहीं करती। अगर हम एग्जांपल लें, आयरन रिएक्ट विद वाटर स्लोली, ये हम ऑलरेडी किया है हमने कि जो आयरन है वो वाटर के साथ बहुत ही स्लोली रिएक्शन करता है, एक बहुत ही धीमी अभिक्रिया है। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, जो नॉन मेटल्स हैं वो जो है वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती, बेशक वो क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा सक्रिय हैं, रिएक्टिव हैं वायु में। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर, जो नॉन मेटल्स कुछ इस तरह की हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हैं एयर में, उनको हम वाटर में स्टोर करके रखते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 1 मार्क। फॉर एग्जाम्पल, phosphorus is a very reactive non-metal. So which non-metal is very reactive? Phosphorus is very reactive and we keep the phosphorus in water. It catches fire if exposed to air. अगर एयर में इसको एक्सपोज किया जाता है तो ये खुला रखने पर आग पकड़ लेता है। To prevent the contact of phosphorus with atmospheric oxygen, it is stored in water. और इसीलिए phosphorus से जो है वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क वो ना हो, इसलिए उसे किस में रखा जाता है, जल में रखा जाता है। नेक्स्ट एक्टिविटी 4.6 वार्निंग है, कीप द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योर फेस, यूज द टेस्ट ट्यूब होल्डर टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब। हमें टेस्ट ट्यूब होल्डर से ही ये क्रियाकलाप करना है, ये एक्टिविटी करनी है, और जो टेस्ट ट्यूब है उसको हमें अपने माउथ से दूर रखना है। टेक द सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लिस्टेड इन टेबल 4.5, हम टेबल 4.5 जो है वो देखते हैं क्या है, एंड लेबल दैम एज ABCDE एंड F। सो आपको इस तरह परखने जो टेस्ट ट्यूब ली हैं आपने उनको लेबल कर लेना है। विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर एड 5 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू ईच टेस्ट ट्यूब 1 by 1। सो हमें क्या करना है, 5 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है हर एक जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर। और हमने मेटल्स नॉन मेटल्स क्या ली हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन फिलिंग्स, कॉपर, फ्लेक्सिबल पील, फ्लेक्सिबल वायर एंड चारकोल एंड सल्फर। सो ये हमारी मेटल्स और नॉन मेटल्स है जिनके साथ हमें अभिक्रिया करनी है, रिएक्शन करनी है। सो यहाँ पर आपने वर्ड जो है वो नोट किया है डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पास जो सांद्र अम्ल होता है
ठीक है, यानी जिसके अंदर 99.9% क्या होते हैं, H+ आयन होते हैं। ये बच्चों आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जो है इनको अच्छे से क्लियर आपको होंगे ये। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि जो अम्ल होते हैं, एसिड्स या बेस होते हैं, वो एक तरह से हम 2 टाइप्स के हम उनको कह सकते हैं। वो कैसे, वो जो है हम उनको कहते हैं, एक है डाइल्यूट यानी तनु, और एक है कंसंट्रेटेड यानी सांद्र। जिस प्रकार आप जो है पानी के अंदर चीनी डिसॉल्व करते हो और बहुत ज़्यादा पानी मीठा हो जाता है, बहुत ज़्यादा, उस विलयन को आप कह सकते हो सांद्र। लेकिन अगर आप उसमें और पानी डाल दोगे तो उसकी मिठास जो है वो कम हो जाएगी। अब जब उसमें मिठास कम हो गई है तो उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट यानी तनु। जो अम्ल होते हैं उसके अंदर H+ आयन होते हैं और जो क्षार होते हैं उसके अंदर OH- आयन्स होते हैं। जब पानी मिलाते हैं तो H+ आयन उनकी मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण उसको तनु बोला जाता है यानी डाइल्यूट। इसी तरह जो क्षार होते हैं उसमें भी जब पानी मिलाते हैं तो उसके अंदर भी OH- की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है पूरे वॉल्यूम के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इससे वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पर डाइल्यूट लेना है। ऑब्जर्व द रिएक्शन केयरफुली। इफ नो रिएक्शन अकर इन अ कोल्ड सॉल्यूशन, वार्म द टेस्ट ट्यूब जेंटली, यानी अगर जो है कोल्ड सॉल्यूशन में रिएक्शन नहीं हो रही है तो हम उसको थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब, रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इंस्टेड ऑफ द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.5। तो इसमें क्या करना है, सभी की जो है रिएक्शन करानी है। जब आप रिएक्शन करवाओगे, टेस्ट ट्यूब है उसके माउथ के पास जलती हुई तिल्ली जो है वो हमें लेकर आनी है। और क्या ऑब्जर्वेशन होगी वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। रिएक्शन क्या होगी, मैग्नीशियम प्लस HCl, इट विल फॉर्म MgCl2 प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसी तरह डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी MgSO4 प्लस H2 ये रिएक्शन होगी, यानी क्या निकल रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल रही है। इसी तरह जब आप एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवाओगे तो आप देखोगे कि एल्यूमिनियम के साथ भी AlCl3 बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा Al2SO4 एंड यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। आयरन में भी रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। एंड कॉपर के अंदर क्या होगा, आप जब कॉपर की रिएक्शन करवाओगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसके साथ कोई रिएक्शन ये नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप गर्म करोगे तो भी रिएक्शन नहीं होगी, ठीक। लेकिन यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर सल्फ्यूरिक एसिड कुछ कंसंट्रेटेड है यानी कुछ सांद्र है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है रिएक्शन कर सकता है। नेक्स्ट चारकोल और सल्फर, ये जो है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे ना ही डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ से जो ऑब्जर्वेशन हमने देखी वो यही होगी कि जो मेटल्स हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्शन कर जाती हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करती। अब पॉइंट इज दैट कि जो कॉपर है उसने रिएक्शन क्यों नहीं की। तो बच्चों ये एक जो है अभिक्रियाशीलता श्रेणी यानी रिएक्टिविटी सीरीज होती है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, और इसमें जो भी हाइड्रोजन से धातुएं नीचे हैं, जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे प्रेजेंट हैं वो हाइड्रोजन को नहीं निकालेंगी, ठीक है। वो हाइड्रोजन गैस जो है किसी भी एसिड से प्रोड्यूस नहीं कर सकती। इसके ऊपर जो मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकती हैं। इसमें जो ऊपर मेटल्स हैं ये जो है क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं, और जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें नीचे आते आते अभिक्रियाशीलता कम होती जाती है। तो आई होप आपको ये यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो गया है why copper does not react with dilute hydrochloric acid or dilute sulfuric acid. Now next point is that कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस है। इसमें हम क्या करेंगे, बर्निंग मैच स्टिक जो है वो उसके माउथ के पास लेकर आएंगे, तो जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस वो पॉप की जो ध्वनि है उसके साथ ही जलेगी। पॉप की ध्वनि
कैसे क्यों उत्पन्न हुई है? पॉप की ध्वनि जो है वो इसलिए उत्पन्न हुई है कि गैस कौन सी निकल रही है? गैस निकल रही है हाइड्रोजन गैस, जो कि एक ज्वलनशील गैस है। हाइड्रोजन गैस बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील है और माचिस की तिल्ली लाने पर ये गैस जो है एकदम से जलने लगती है पॉप की ध्वनि के साथ। ये पॉप की ध्वनि जो है ये आप सुन सकते हो कि किस तरह से ये गैस जलती है। आपने पाया होगा कि जो अधातु हैं वो सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। बट जो मेटल्स हैं, मेटल रिएक्ट विद एसिड्स एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस निकलती है दैट बर्न विद अ पॉप साउंड। यू मस्ट हैव नोटिस दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग, बट इट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। कुछ जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमने किया कि कॉपर जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या होना चाहिए? वो कंसनट्रेटेड होना चाहिए, सांद्र होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन कर पाएगा, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक, ये थी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं मेटल्स और नॉन मेटल्स की। नेक्स्ट वीडियो में हम रिएक्शन विद बेसिस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे और कुछ यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर योर अटेंशन।